नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए जीके जीएस, जिसमें आज हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग को देना पड़ेगा कि कमेंट में नहीं, ऐसे नहीं शुभम सिंह, ऐसे नहीं, हाँ। नमस्कार, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए जीके जीएस, जिसमें आज हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि 30 में से कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए भी छोड़ दिया जाएगा, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप लोग को आरपी कैरियर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐप पे जाइएगा तो वहां पे बहुत सारे कोर्स, बोले तो टेस्ट सीरीज एकदम कम दाम में उपलब्ध है। साथ में वहां पे जीके जीएस, झारखंड जीके, ये सब का मॉक टेस्ट फ्री में उपलब्ध है। जाइए एक बार डाउनलोड कीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। तो कामाख्या मंदिर जो है वह असम के, कहाँ? असम के गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ? असम के गुवाहाटी में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे। मतलब कौन संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न से सबसे पहले सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा एमएस सुब्बुलक्ष्मी। कौन थे? एमएस सुब्बुलक्ष्मी, जिनको 1998 में जाके भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और संगीत के मामले में ये सबसे पहली गायिका थी, जो कि तमिलनाडु साइड से आती है। इन्हें 2007 में, कब? 2007 में फ्रांस का सबसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। मतलब हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है। विश्व का बात कर रहा है, अगर भारत का बात करता तो इसका सही आंसर होता एमएस स्वामीनाथन, लेकिन यहां बोल रहा है विश्व का, तो विश्व का सही, तो इसका सही आंसर होगा नॉर्मल बोरलॉन्ग। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो खिलाफत आंदोलन की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जिसमें ब्रिटिश सरकार की जीत हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था? ऑटोमन साम्राज्य का अंत कर दिया गया था, और इस्लाम धर्म में जिन्हें खलीफा माना जाता है उन्हें उनकी गद्दी से हटा दिया गया था। ये बात चल रही कहाँ की? तुर्की की। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य का अंत का। ठीक है, तो वहां पे खलीफा के पद से हटा देने की वजह से कई मुस्लिम यहाँ पे नाराज थे। ठीक है, तो भारत के मुस्लिम भी क्या थे? इस मामले से नाराज थे। तो वो लोग अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन करते हैं, उसे बोलते हैं खिलाफत आंदोलन। क्या करते हैं? खिलाफत आंदोलन। कब किया जाता है? तो 1919 को किया जाता है। बाद में 1920 में गांधी जी खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन में जोड़ लेते हैं। तो यहां क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों भाई थे, इन्हीं के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था। क्वेश्चन क्या है कि बंगाल का अंतिम सबसे स्वतंत्र शासक कौन था। तो आप लोग बोलिएगा कि सिराजुद्दौला, जिसे खत्म कर दिया गया था कब? प्लासी के युद्ध में। तो इसका सही आंसर वो नहीं होगा, क्योंकि वह मुगल साम्राज्य के अंदर ही आता था। ठीक है, उसका शासन। तो सबसे पहले अगर बात करें केवल बंगाल का स्वतंत्र शासक कोई, तो इसका सही आंसर होगा गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। क्या होगा? गयासुद्दीन मोहम्मद शाह, जिन्हें क्या किया गया था? अफगानों द्वारा, शेर शाह सूरी द्वारा हटा के, मतलब इसको, मतलब बंगाल के क्षेत्र को अपने अंदर ले लिया गया था। ठीक है, शेर शाह सूरी फिर इसको अपने कब्जे में ले लेता है बंगाल को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है किस देश में बहुदलीय प्रणाली नहीं है। बहुदलीय प्रणाली का मतलब होता है जहां 2 से ज्यादा दल काम करे। ठीक है, जैसे भारत की बात करें तो भारत में बहुत सारा राजनीतिक दल देखने को मिलता है, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल पार्टी, ऐसे करके बहुत सारा यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है यहाँ पे कि किस देश में बहुदलीय प्रणाली नहीं है। तो नहीं का बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में मात्र 2 राजनीतिक दल है, एक लेबर दल और एक पड़ता है कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, बस वहां पे 2 ही राजनीतिक दल है, इसलिए इसको बोलेंगे बहुदलीय प्रणाली वहां पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हाल ही में निम्नलिखित में से किसे पुरुष फेडे ग्रैंड स्विज खिताब 2023 जीता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विदित गुजराती। क्या होगा? विदित गुजराती ने इसे जीता है। अगला
बारहमासा की रचना किसने की है? ये जो किताब है बारहमासा, इसकी रचना किसने की है? तो इसका सही आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। इन्हीं के द्वारा एक किताब आता है पद्मावत। क्या आता है? पद्मावत, ठीक है, जिनके ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका बहुत से लोग यहाँ पे विरोध भी किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो पद्मावत है वो भी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया किताब है। ठीक, अगला क्वेश्चन है लेबनान की राजधानी क्या है? लेबनान की राजधानी बेरूत है। क्या है? बेरूत। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इजराइल की राजधानी कहाँ है। ठीक है, ये दोनों अगल बगल में, जैसे कि बात करें अगर हमारा ये इजराइल पड़ जा रहा है तो यहाँ पड़ रहा है लेबनान पड़ जा रहा है। ठीक है, इधर हमास वाला जो क्षेत्र था वो पड़ जा रहा था। ठीक है, इधर फिलिस्तीन पड़ जा रहा है। ठीक है, इसी के ऊपर यहाँ पे इराक पड़ जा रहा है, यहाँ पे ईरान पड़ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हम लोग कि लेबनान की राजधानी बेरूत है, तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? ठीक है, इजराइल की राजधानी बताना है आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पेसो निम्नलिखित में से किस राष्ट्र की मुद्रा है? पेसो की अगर बात करें तो पेसो कहां की मुद्रा है? तो यह अर्जेंटीना की मुद्रा है और कोलंबिया की भी मुद्रा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा दोनों। क्या होगा? दोनों होगा। ठीक है, अगर बात करें, अगर हम लोग चीन की बात करें तो चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की जो मुद्रा है वह युआन है। क्या है? युआन है। चीन की मुद्रा युआन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस हर साल को मनाया जाता है, मतलब विश्व शौचालय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस कब? तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। अगला है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा फिलीपींस। कहाँ होगा? फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। बात करें एशियाई विकास बैंक की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। कब हुई थी? तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव इनमें से किसने रखी थी? दिल्ली में जो कुतुब मीनार है इसकी नींव किसने रखी थी? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद गौरी का गुलाम, मतलब उसी का दामाद जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बना क्यों रहा था? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन चिश्ती करके इनके क्या थे? गुरु थे, उन्हीं के याद में। ठीक है, ये बना रहा था कुतुबुद्दीन, मतलब कुतुब मीनार बना रहा था, अपने नाम को लेकर के नहीं बना रहा था। ठीक है, इनके एक चिश्ती जो थे यहाँ पे, ठीक है, शेख जी, उन्हीं के याद में ये बना रहा था। ठीक है, लेकिन बीच में क्या पोलो खेलते टाइम इसकी मृत्यु हो गई थी घोड़ा से गिर जाने की वजह से। उसको फिर बाद में कंप्लीट किया इसी का दामाद जिसका नाम है इल्तुतमिश, ये इस मीनार को कंप्लीट करवाता है। ठीक है, तो नींव रखने का काम किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसको कंप्लीट करने का काम किया था कौन? तो इल्तुतमिश। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई किस भाषा में संचालित की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी कार्रवाई किए जाते हैं उसको कौन से भाषा में संचालित किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर केवल अंग्रेजी में ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में मात्र 40% लोग हिंदी को समझते हैं, इसलिए उनको देखते हुए ये क्षेत्र और ये क्षेत्र हिंदी को नहीं समझते हैं, इसलिए उनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का जितना भी जजमेंट है उसको अंग्रेजी भाषा में ही सुनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डोकलाम संकट का परिणाम स्वरूप किसके बीच टकराव हुआ था? ये जो डोकलाम वाला हुआ था मामला, यह किनके का, मतलब इसके कारण किन दो देशों के बीच टकराव हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा भारत और चीन। अगर हम लोग डोकलाम की बात करें तो भारत हो गया, भूटान हो गया और चीन, इन तीनों के बीचों बीच में स्थित है। ठीक है, और भारत बोलता है यह जो क्षेत्र है डोकलाम का क्षेत्र है यह किसका है? भूटान का है। भूटान भी बोलता है यह मेरा है। ठीक है, लेकिन चीन का कहना है कि नहीं नहीं, ये किसी का नहीं, ये मेरा है, इसके साथ मेरा प्राचीन रिश्ता जुड़ा हुआ है, ये मेरा है। ठीक है, ऐसे कहता है चीन, इसलिए इसके लिए यहाँ पे झगड़ा चलते रहता है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश किसके कारण नीला होता है? यहाँ बात किया जा रहा है आकाश जो है वह किसके कारण नीला होता है? तो जब भी रंग की बात करें तो इसका सही आंसर होगा प्रकीर्णन। क्या होगा? प्रकीर्णन। जब भी प्रकाश कोई चीज से टकराती है तो वह क्या हो जाती है? फैल जाती है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो एक मिनट,
हाँ, तो जब भी यहाँ पे रंग की बात करेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। ठीक है, जैसे कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। अगर यहाँ क्वेश्चन दे दे कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, तो इसका भी आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि चुंबक का चुंबकत्व सार्वधिक होता है, मतलब जो चुंबक है उसका जो चुंबक का गुण है वह सबसे ज्यादा कहां होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र पावरफुल सबसे ज्यादा कहां होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, दोनों ध्रुव। ठीक है, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, यही दोनों जगह पे क्या होता है, चुंबक सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों ध्रुवों पर यह सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब चलती ट्रेन अचानक रुक जाती है, जब चलती ट्रेन अचानक रुक जाती है तो आदमी गिरता है, किधर गिरता है, जैसे ट्रेन चल रही है और अचानक से रुक गई तो हम कहाँ गिरेंगे, आगे की ओर गिरेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा आगे की ओर। ठीक है, और जब ट्रेन अचानक से चलेगी तो हम लोग पीछे की ओर गिरेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और यह किसके कारण होता है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, मतलब गुरुत्वाकर्षण, मतलब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है जड़त्व का नियम, उसी के कारण यह होता है। ठीक, क्योंकि प्रत्येक वस्तु वही अवस्था में रहना चाहता है, चाहे वो, मतलब प्रत्येक वस्तु जिस अवस्था में वही अवस्था में रहना चाहता है। विरामावस्था में है तो विरामा में ही रहना चाहता है, गात्यावस्था में तो गात्या में ही रहना चाहता है। ठीक है, वो चेंज करना नहीं चाहता अपने आप को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दाब की इकाई नहीं है। दाब किसे कहते हैं, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, तो इसका बात करें तो दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। यह बिल्कुल सही है। अगर बात करें यहाँ पे जो इसका डिफिनेशन था, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, मतलब ये हो गया बल, ये हो गया क्षेत्रफल। इससे हम लोग को पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी क्या है, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसका ये ऐसा ही मात्रक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है हम लोग को न्यूटन पर, जूल पर मीटर स्क्वायर, ये नहीं, जूल यहाँ पे कार्यवाही कहाँ से आ गया। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। बार क्या है, तो बार का मतलब होता है 10 के पावर 5 पास्कल, जो है 10 के पावर 5 पास्कल जो है वह एक बार के बराबर होता है। कितने के, तो एक बार के बराबर होता है। मतलब बार भी क्या है, तो दाब का मात्रक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, जो कि दाब का मात्रक नहीं है, बाकी सब दाब के मात्रक हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत सेल में ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। विद्युत सेल की बात कर रहा है, ठीक है, बैटरी का बात कर रहा है, तो इसमें ऊर्जा को किस रूप में संचित किया जाता है, तो ऊर्जा को रासायनिक रूप में इसको संचित किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा में संचित रहता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 21 नंबर क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब ज्वाला का रंग कैसा होता है। जब मैग्नीशियम के फित्ते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम लोग जलाएंगे तो ज्वाला का रंग कैसा होता है, तो ज्वाला का रंग सफेद होता है। कैसा होता है, सफेद होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है। मतलब ये जो पोर्टलैंड सीमेंट है इसमें जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। अब जिप्सम का क्या होता है फॉर्मूला, तो कैल्शियम सल्फेट, क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। मतलब इसमें जल के कितने अणु हैं, 2H2O, इसमें जल के 2 अणु है। कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ये किसका फॉर्मूला है, तो यह है किसका, जिप्सम का। ठीक है, और जिप्सम से ही क्या बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे प्लास्टर किया जाता है हाथ टूट जाने के बाद, हड्डी वड्डी इधर उधर फ्रैक्चर हो जाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट जो है इसमें जिप्सम क्यों मिलाया जाता है। तो जिप्सम में पानी की मात्रा ज़्यादा है और इसको इसलिए मिलाया जाता है ताकि ये जो पोर्टलैंड सीमेंट है ये थोड़ा लेट से जमे, जल्दी नहीं जम जाए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमाव की प्रक्रिया को धीमी करने के लिए इसको मिलाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसको क्वार्ट्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो क्वार्ट्ज बोला जाता है। और क्वार्ट्ज को अगर हम बात करें तो ये खनिज है जो कि पारदर्शी है, आर पार दिखने वाला खनिज है, और इसका उपयोग लोग आभूषण बनाने के लिए करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। मतलब धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र होता है कि Na2
CO3 इंटू 10H2O। इसको याद करने का क्या है फॉर्मूला, तो Na2 का पढ़वा दो, Na2 का पढ़वा दो, वही लिखा हुआ है यहाँ पे Na2CO3 इंटू 10H2O। और कपड़ा तो हमेशा पानी में धोया जाता है, तो इंटू 10H2O, 10 पानी है उसमें, Na2 का पढ़वा दो। ऐसे करके हम लोग इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और खाने वाला सोडा का क्या होता है, तो NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कपास से चादर के उत्पादन, कपास से क्या बनाना, चादर बनाना, और मोम से प्रकाश बनाना, ठीक है। मोम से क्या बनाना, प्रकाश बनाना, यह कौन सी अभिक्रिया है, यह कौन सा परिवर्तन है। तो देखिए, कपास से अगर हम लोग चादर बनाए तो उसके रूप को चेंज कर रहे हैं, ना कि उसके गुण को, ठीक है। तो ये हमारा भौतिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो भौतिक हो जाएगा। लेकिन मोम से प्रकाश बनाना मतलब मोम को यहाँ पे हम लोग जला रहे, उसके बाती को हम लोग यहाँ पे जला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा रासायनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रासायनिक हो जाएगा। तो पहला भौतिक है और दूसरा रासायनिक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है। अगर बात करें हम लोग विटामिन की, तो विटामिन 6 है, टोटल कितना है, 6, A, B, C, D, E और K, इतने सारे विटामिन है, 6 में से मात्र 2 विटामिन जो है वह पानी में घुलता है और बाकी पानी में नहीं घुलता, ठीक है। और जो पानी में नहीं घुलता वह वसा में घुलता है। तो कौन है जो पानी में घुलता है, तो पानी वाले की बात करें अगर हम लोग, पानी में घुलने वाले की अगर हम लोग बात करें, तो पानी में मात्र 2 विटामिन घुलते हैं, एक है B और C, पानी में घुलने वाले, ठीक है। और जो पानी में नहीं घुलेंगे वह वसा में घुलेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है कि वसा में कौन सा विटामिन घुलता है, तो वसा में कौन घूमेगा, बी और सी घूमेगा ही नहीं, यहाँ घुलेगा ही नहीं, तो यही सब घुलेगा। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में ए है। क्या है, ए है, ई है, यही सब पानी में, ये सब वसा में घुलेगा। पानी में तो घुलेगा नहीं, तो वसा में ही ना घुलेगा, ठीक है। तो जब वसा में ही घुलेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इतना याद रखना है, जो पानी में नहीं घुलेगा वो वसा में घुलेगा, और पानी में घुलने वाला मात्र 2 है, बी सी, ठीक है। पानी में घुलने वाला मात्र कौन है, बी और सी, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे वसा में घुलने वाला है। अगला है, निम्न में से कौन शरीर के ताप को कम करती है, शरीर के तापमान को कम कौन करता है, तो इसका सही आंसर होगा एसिप्रीन। क्या होगा, एसिप्रीन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला है, सांस छोड़ने के दौरान पसलियां क्या होती है। जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं, सांस को चलिए छोड़ेंगे तो जो हमारी पसलियां हैं वह नीचे होती है, और जब हम लोग सांस को लेते हैं तो हमारी पसलियां बाहर की ओर निकलती है, ऊपर की ओर निकलती है। तो जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो हमारी जो पसलियां हैं वह क्या होगी, तो वह नीचे की ओर बढ़ती है। कहाँ बढ़ेगी, नीचे की ओर बढ़ेगी, ठीक। अगला, प्रतिवर्त क्रिया में प्रतिवर्त चाप का निर्माण होता है। प्रतिवर्त मतलब प्रतिवर्ती क्रिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो मानव जो है वह 3 क्रियाओं को करता है। कौन कौन सा, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। ऐच्छिक क्रिया जैसे कि चलना, यहाँ कुछ खाना पीना। अनैच्छिक क्रिया मतलब जो हम नहीं जा रहे फिर भी हो रहा है, जैसे कि धड़कन का धड़कना, ठीक है। और प्रतिवर्ती क्रिया जो अचानक से होने वाली है, जैसे कि कोई मेरे साइड कोई कुछ फेंक दे तो हम अचानक से अपना हाथ ऐसे आगे कर देते हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। या फिर कोई गर्म चीज़ को छूने के बाद हम अपना हाथ फटाक से हटा देते हैं, इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो यहाँ बोल रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया का प्रतिवर्ती चाप बनाइए। प्रतिवर्ती चाप मतलब इसका रास्ता बनाइए, कैसे कैसे जाती है। तो देखिए, जैसे हम कोई चीज़ को, गर्म चीज़ को छुए तो सूचना को ग्रहण किया हमारा कौन सा, संवेदी अंग इसको ग्रहण किया, ठीक है। और संवेदी अंग कहाँ भेजेगा इसको, तो इस सूचनाओं को हमारे भेजेगा कहाँ, ये मेरुरज्जु तक। कहाँ भेजेगा, मेरुरज्जु तक। और मेरुरज्जु इसका सॉल्यूशन निकालेगा, मस्तिष्क तक भेजेगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो मेरुरज्जु तक जाएगा यह सूचना, और मेरुरज्जु जो है वह हमारे पसलियों को ऑर्डर देगा कि फटाक से तुम अपना हाथ वहाँ से हटा लो, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका सही आंसर कि प्रतिवर्ती चाप का निर्माण कैसे होगा। तो सबसे पहले ये अभिग्राहक जो भाग है हमारा, मतलब ग्रहण करने वाला, सूचनाओं को ग्रहण करने वाला, ये सूचना को ग्रहण करेगा। रीढ़ का हड्डी यहाँ बोल रहा है किसको, तो मेरुरज्जु को बोल रहा है, मतलब रीढ़ की हड्डी के पास ये सूचना जाएगा, ठीक है। और स्नायु मतलब हमारी जो पेशियां है, ठीक है, हड्डी का जो जुड़ाव है, जो 2 हड्डियों को जोड़ता है उसी को ना स्नायु बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्नायु है वो अपना फटाक से मुड़ेगा और हाथ ऊपर करेगा, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय में दूध का जमना की
क्रिया के कारण होता है। मतलब जो अमाशय में जो हम लोग दूध पीते हैं, जब बच्चा दूध पीता है तो दूध जमता है जाके पेट में, तब उसका पाचन होता है। तो दूध को जमाने का काम कौन करता है? अमाशय में। तो अमाशय की अगर बात करें हम लोग तो इसमें जठर ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से बहुत सारा रस देखने को मिलता है, बहुत सारा रस निकलता है। सबसे पहले जो रस निकलता है वह HCl निकलता है, ताकि भोजन को खट्टा कर सके, अम्लीय बना सके। उसके बाद पेप्सिन निकलता है, पेप्सिन निकलता है जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है? तो प्रोटीन का। उसके बाद निकलता है श्लेष्मा। क्या निकलता है? श्लेष्मा निकलता है। श्लेष्मा क्या करता है? तो HCl जो कि बहुत खतरनाक अम्ल है, इससे हमारे अमाशय की रक्षा करता है, कहीं अमाशय ना जल जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है? इस पूरे अमाशय को क्या करता है? ये पेंट करने का काम करता है, कि जो HCl है वह अमाशय की दीवार तक ना पहुंच पाए, उसको जलाने से बचाने के लिए निकलता है। उसके बाद एक निकलता है रेनिन। क्या निकलता है? रेनिन। रेनिन इसका काम क्या है? तो ये दूध का पाचन करती है। किसका पाचन करती है? तो दूध का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हो गया खत्म। आप लोग अब बताइए कि 30 क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, और 30 में से कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाए, कमेंट में बताइए। और इसका आंसर बताइए कि नेल्सन मंडेला किस के राष्ट्रपति थे, मतलब कौन से देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो कुछ नहीं, आप लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाएगा। बहुत सारे कोर्स वहाँ पे उपलब्ध है, बहुत सारा टेस्ट सीरीज वहाँ पे उपलब्ध है, और GK GS हो गया, फिर झारखंड GK हो गया, यहाँ का मॉक टेस्ट वहाँ पे फ्री में उपलब्ध है। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग कोई और सेट के साथ।